सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बेसिकली जो ऑल्टिंग है, ऑल्टिंग की फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। ऑब्जेक्टिव के अलावा हमने जो हमारा ऑल्टर होता है, मीन जो सी ऑल्टर बनता है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो पढ़ लिया है। वेरिफिकेशन पढ़ लिया है। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने सारी असेट जो कवर होती है वो सारी कवर कर ली है। इसके अलावा हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया है, वैल्यूएशन पढ़ लिया है। तो हम हमारा जो लास्ट क्लास में पेंडिंग रह गया था वो कंप्लीट करते हैं आज। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज पेंडिंग रह गया था, तो आज हम वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं पहले आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि सभी असेट्स और लायबिलिटीज को वेरीफाई करना और या फिर ऑडिट करना। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब ये होता है हर चीज़ को वेरीफाई करना उसके डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो अब क्या है, जब ऑडिटर को ये ड्यूटी दी जाती है कि आपको लायबिलिटीज को वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करते टाइम क्या क्या उसे चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखने चाहिए, कौन सी एंट्री देखनी चाहिए, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। एसेट्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप पहले प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिए, देन आप ये क्लास देखिए, तभी आपको अच्छा समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगा आपको। तो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैपिटल भी हमारी क्या होती है, एक लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, तो कैपिटल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसके बाद पढ़ते हैं। इन केस ऑफ द फर्म द ऑडिटर शुड वेरीफाई द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कैपिटल विच हेल्प पार्टनरशिप डीड, पासबुक एंड कैश बुक। अभी क्या कर रहे हैं कि अगर आपको कैपिटल वेरीफाई करनी है ना, कैपिटल वेरीफाई करने के लिए जो पार्टनरशिप डीड है उसे चेक कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही वो कैश लेके आए होंगे। कैश का बैलेंस चाहे तो कैश बुक में आएगा या फिर पासबुक में जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल वेरीफाई हो जाएगी कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है। बट ये तो आपने पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा है। कंपनी के केस में ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी में तो कोई एक पार्टनर तो होता नहीं है। ठीक, कंपनी में क्या है, शेयर होल्डर्स होते हैं काफ़ी सारे, और उसकी काउंटिंग इतनी ईजी नहीं होती है कि ऑडिटर हर एक के पास जाके चेक करे भाई कितना आप शेयर लेके आए हो, कितनी आपकी कैपिटल बनती है। तो शेयर कैपिटल के केस में देखते हैं क्या होता है। शेयर कैपिटल के केस में ये लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कंपनी ऑडिटर शुड एग्जामिन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जब कंपनी को अपने शेयर मार्केट में सेल करने होते हैं या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर देना होता है, जिसे आईपीओ ही बोलते हैं। आईपीओ में क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को मार्केट में लाती है और जो मार्केट के लोग होते हैं उसको खरीदते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट में। अब इस केस में क्या होता है, वो मेमोरेंडम जारी करती है। मेमोरेंडम उसकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जो मेमोरेंडम है, वो मेमोरेंडम में ये भी मेंशन होता है कि आपने कितनी कैपिटल रेज करी है, कितने अमाउंट की। ठीक है, अलॉटमेंट का तरीका क्या रहेगा, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। तो ऑडिटर को सबसे पहले क्या चेक करना होता है, मेमोरेंडम चेक करता है, तो वेरीफाई करने के लिए कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी रेज की गई है। ठीक है, या फिर उसकी ऑथराइज कैपिटल क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल जो है 50 लाख है, पर वो 50 लाख पूरी रेज नहीं करता, वो रेज करता है 4 लाख ही। ठीक है, या 40 लाख बोल लीजिए आप, इतनी ही रेज करता है। 10 लाख वो बचा के रखता है कि बाद में रेज कर देगा, ऐसा भी होता है, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट जितनी पैसे की नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपनी कैपिटल रेज करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर सबसे पहले क्या एग्जामिन करेगा भाई, मेमोरेंडम एग्जामिन कर लेगा, उसमें ये लिखा होगा भाई ऑथराइज कैपिटल कितनी है और रेज कितनी की गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। ही शुड ऑल्सो ascertain the amount called up respect of each class share and also ascertain how many share of each class are allotted as fully paid up। अब क्या होता है, ठीक है, हमने रेस कर दी, रेस सपोज हमने 40 लाख का कर दिया था। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या है, रेस कर दिया है, 40 लाख की कैपिटल रेस कर दी है। 40 लाख की जो कैपिटल रेस करी है, ठीक है, अब 40 लाख लोगों ने या तो हमारे पास अप्लाई किया होगा या उससे ज़्यादा ने अप्लाई किया होगा। तो हम क्या, अब हमने अलॉटमेंट कितनी करी है, कितनों को हमने अपने शेयर दिए हैं, ये भी डिपेंड करता है। कई बार हम 40 लाख का मेमोरेंडम में आईपीओ देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पर उसमें से क्या है 30 लाख ही हम अलॉटमेंट करते हैं, बाकी का अलॉटमेंट नहीं करते। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि या तो अलॉटमेंट के टाइम पे भी पेड अप होता है, फुल्ली पेड अप होता है कि भाई कितना अमाउंट पे किया गया है। सपोज आपका कोई 10 रुपए का शेयर है, यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट का। सपोज आपका 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर में क्या होता है, पहले 5 रुपए मंगाए जाते हैं, पहले पहले अलॉटमेंट के दौरान। ठीक है, फिर सेकंड कॉल अप पे क्या है 2 रुपए मंगा लिए जाते हैं। ऐसे हमें ये भी चेक करना होता है कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, कितना नहीं रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीजें कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा। तो यही हम सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है, इट शुड बी ascertain that the amount called up in respect of each class share also ascertain how many share of each class are allotted, मतलब कितने शेयर हर एक क्लास में अलॉट किए गए हैं। ठीक है, कितनी जो मेमोरेंडम में आया था हमने इतनी बार आईपीओ दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी बार हमने और कितने शेयर को अलॉटमेंट दिए, मतलब कितने शेयर हमने पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा पेड अप अमाउंट निकल जाएगा, कितनी कैपिटल हमारे पास आ चुकी है। और इसमें भी लिखा हुआ है, ऑडिटर ऑल्सो शुड स्पेसिफाई द सोर्स फ्रॉम विच द बोनस शेयर आर इशूड। कई बार क्या है, बोनस शेयर, मैं बोनस शेयर को भी बता देता हूँ क्या होता है बोनस शेयर।
सपोज कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, ए एम्प्लॉय मान लीजिए, ए एम्प्लॉय को 10 साल हो गए हैं काम करते करते। अब क्या है, 10 साल काम करते करते हो गए हैं, तो कंपनी के लिए उसने 10 साल तक काम किया है, तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि उसे कुछ ना कुछ बोनस के तौर पे दे, या तो अमाउंट दे सकते हैं कि भाई उसे 10 साल तक काम किया, उसे 10 लाख रुपया का अमाउंट दे दिया है, ठीक है, सपोज, ठीक है, 10 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, इतना तो नहीं मिलता होगा, मान लीजिए 1 लाख का अमाउंट दे देते हैं, ठीक है। अब कई बार कंपनी क्या करती है, 1 लाख का अमाउंट ना देके सीधा क्या है, उसे 1 लाख के शेयर दे देती है, ठीक है, क्या है, शेयर दे देती है। तो ये तो शेयर तो कैपिटल का ही पार्ट होगा, जब कैपिटल का पार्ट है तो ऑडिटर को ये बोनस शेयर है वो भी चेक करने होंगे। तो ऑडिटर की ये भी ड्यूटी होती है कि जो बोनस शेयर इशू किए गए हैं वो भी चेक करें, ठीक है। तो बस यही है कैपिटल में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। कैपिटल के बाद हमारा आता है डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर के बारे में बता देता हूँ। डिबेंचर क्या होती है? डिबेंचर बेसिकली हमारी लाइबिलिटी है, और ये इंटरनल लाइबिलिटी नहीं होती है, आउटसाइडर लाइबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, हम शेयर, जैसे शेयर इशू करते हैं ना हम मार्केट में, हम शेयर इशू ना करके डिबेंचर इशू करते हैं। डिबेंचर मान लीजिए कोई एक पेज है, उसमें हम लिख देते हैं कि भाई आपको हमें लोन देना है, एक तरह से ये लोन ही होता है, कुछ भी 5% के तौर पे या फिर 10% पे देना है। तो आदमी, जो भी पर्सन है डिबेंचर परचेज करेगा, सर सपोज कंपनी ए है, कंपनी ए ने डिबेंचर इशू करे हैं, ठीक है, 5% पे, तो कोई पर्सन बी है, ये इस डिबेंचर को खरीद लेते हैं सपोज, और इसकी जो वैल्यू है डिबेंचर की 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए पे इसने डिबेंचर परचेज किया है, तो इस पे क्या है, इसे हर साल 5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद इसे 5 लाख रुपए भी रिटर्न कर दी जाएंगे, ठीक है। तो डिबेंचर बेसिकली जो लोग खरीदते हैं वो खाली अपना जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए खरीदते हैं, इसमें डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाता, ठीक है। और आपने देखा होगा जब पढ़ते थे हम बीकॉम वगैरह में या फिर 11वीं क्लास में, तो ऐसे लिखते थे 10% डिबेंचर, डिबेंचर के आगे ना परसेंटेज लिख दी जाती थी। इससे क्या है, हमें पता चल जाता था कि कितना परसेंट का डिबेंचर है, हम कितने परसेंट उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर को क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। डिबेंचर ट्रस्ट डीड शुड बी इंस्पेक्टेड एंड विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर अकाउंट लेजर शुड बी एग्जामिन, ठीक है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड है, उसे एग्जामिन करना होगा उसे, और वो एग्जामिन कैसे होगी, डिवेंचर लेजर अकाउंट होगा, ठीक है। डिवेंचर लेजर अकाउंट क्या है, जब हम डिवेंचर की एंट्री करेंगे तो एंट्री को क्या है, लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, उस लेजर पोस्टिंग जो लेजर अकाउंट होता है उस पर जाके चेक कर लेंगे भाई कितना परसेंट का डिवेंचर है, क्योंकि हमने बताया ना, हम सीधा पहले ही मेंशन कर देते हैं कितने परसेंट का डिवेंचर है, अमाउंट कितना हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। इससे यही पता चल जाता है कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। तो लेजर अकाउंट से ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसके अलावा क्या है, बी पॉइंट बोल रहा है, इफ नेसेसरी द ऑडिटर कैन ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिवेंचर, अगर जरूरत पड़ती है तो डिवेंचर के बाद जो सर्टिफिकेट होता है, मैंने अभी बताया था आपको, एक सर्टिफिकेट हम दे देते हैं, ठीक है, वो सर्टिफिकेट क्या है, वो भी ऑब्टेन कर सकता है, वो भी उनसे मंगवा सकता है, या उसकी कॉपी मंगवा सकता है, ऑडिटर पे राइट होता है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है उनसे। और इसके बाद सी पॉइंट क्या बोल रहा है, सी पॉइंट कह रहा है, सिंस द डिबेंचर आर सपोज टू बी रिडीम, क्योंकि कभी ना कभी उन्हें रिडीम होना है, रिडीम मतलब उनका टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा हम उनका पैसा वापस कर देंगे, रिडीम कर देंगे उन्हें। द ऑडिटर शुड सी द अरेंजमेंट ऑफ देयर रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन के भी अब टाइप होते हैं, ठीक है। रिडम्पशन कैसे होगी, रिडम्पशन अब मैं आपको बताता हूँ। रिडम्पशन डिस्काउंट पे भी हो सकती है, ठीक है, पार पे भी हो सकती है, मतलब जितना लिया उतना ही देना है, और प्रीमियम पे भी हो सकती है। प्रीमियम मतलब 5 लाख लिए थे, 5 लाख से हमें ज़्यादा पे करने हैं, और डिस्काउंट पे 5 लाख लिए थे, 5 लाख से कम पे करने हैं, और पार पे जितना लिया था उतना ही देना है, इक्वल रहता अमाउंट, ठीक है। तो ये होता है, तो उसे एग्रीमेंट भी चेक करना होगा भाई कि ये जो रिडम्पशन का एग्रीमेंट है वो क्या है, किस पे हमें रिडीम करना है, पार पे है, प्रीमियम पे है, या फिर डिस्काउंट पे है। इसके बाद डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट बेसिकली हमारा जो कह रहा है, द डिवेंचर में बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। अभी हमने बात करी ना कि इशू के टाइम पे हमें पता चल जाता है कि हमने डिवेंचर को पार पे इशू किया है या प्रीमियम पे, ठीक है। ओके, ये मैंने रिडम्पशन वाला बताया, और पार इशू वाला भी वैसे ही होता है, सेम होता है। डिवेंचर को जब इशू करते टाइम भी हम पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं। डिस्काउंट मतलब होता है 10 का शेयर है, हम 8 रुपए में दे रहे हैं, प्रीमियम मतलब 10 का शेयर हमने 12 में बेच दिया, ठीक है, और पार मतलब 10 का शेयर 10 में ही बेचा है, या 10 का शेयर 10 में ही दिया है, बेचा नहीं कह सकते, इसे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ये भी ऑडिटर को चेक करना होगा कि भाई जब इशू करते टाइम क्या था, इशू करते टाइम ये देख लेगा, और रिडम्पशन के टाइम पे भी उसे देखना होगा प्रीमियम है, पार है, या फिर डिस्काउंट है, ठीक है। तो यही सब है इसमें। अब इसके बाद डायरेक्ट हम पढ़ते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। क्रेडिटर्स का क्या रोल रहेगा, मीन्स क्रेडिटर को कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन उसकी कैसे होगी, ये ऑडिटर की ड्यूटी होगी जो। तो पहला पॉइंट जो हमारा है क्रेडिटर के बारे में, तो होप आपको पता ही होगा क्रेडिटर के बारे में, तो क्रेडिटर कौन होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ये बेसिक नॉलेज पे नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं, तो ये सारी नॉलेज होगी आपके पास। तो क्रेडिटर का फर्स्ट पॉइंट जो है, द फर्स्ट टास्क द ऑडिटर इज टू टेक
सॉरी इज टू आस्क द शेड्यूल ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्या है इसमें बोला, फर्स्ट टास्क तो यही रहेगा कि क्रेडिटर के बारे में क्रेडिटर से ही, ठीक है सॉरी गाइस, तो फर्स्ट टास्क यही रहेगा कि वो डायरेक्ट क्रेडिटर से ही पूछ ले कि भाई आपकी क्रेडिटर जो है उनका अमाउंट कितना है, मतलब कितना उन्हें पे करना है, या आप क्रेडिटर है भी या नहीं, कितना अमाउंट आपको हमने पे कर दिया है, कितना बकाया है, ये सारी चीजें डायरेक्ट क्रेडिटर से ही पूछ लेता है। पर बड़ी बड़ी कंपनियों में ना डायरेक्ट ऐसा पूछना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, उस केस में सीधा भाई जब हमारा क्रेडिटर बना होगा तो हमने कुछ एंट्री वगैरह तो करी होगी, ठीक है, एंट्री वगैरह या फिर उसकी लेजर पोस्टिंग करी होगी तो वो देखेगा। तो वो वही बोला है, तो जब हमने परचेज किया होगा द परचेज लेजर शुड बी चेक विद द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो ओरिजिनल एंट्री करी है उसकी परचेज बुक चेक कर ले, ठीक है, परचेज लेजर बुक जिसे हमने इनवॉइस भी देते हैं, ठीक है, या क्रेडिट नोट हमें मिला होगा, ये सारी चीजें भी हमने रिसीव करी होंगी जब हमने परचेज किया होगा अमाउंट, सॉरी परचेज किया होगा जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कह रहा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स शुड बी चेक विद द रेफरेंस ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्या होता है डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये डिस्काउंट रिसीव होता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। सपोज आपके क्रेडिटर हैं 10,000 रुपए के, पर आपके पास क्या है कोई क्रेडिटर्स को इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे वो कहता है आप हमें 10,000 अगर आपके पास नहीं है आप हमें 8,000 ही दे दीजिए, हम आपकी ये फुल सेटलमेंट मान लेंगे। तो जो 2,000 रुपये होगा ना वो हमें क्या है 2,000 रुपये का डिस्काउंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है डिस्काउंट होता है। तो ये भी चेक करना होता है ऑडिटर को कि जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे तो रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। और डी पॉइंट क्या बोल रहा है, डी पॉइंट चेक करते हैं। इफ एनी डाउट सॉरी इफ एनी डेट फाउंड अनपेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड of the time, any entry should be made since it is possible that instead of paying to the creditor the amount might have been misappropriate। ओके, अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, मैं पहले आपको इसके बारे में समझाता हूँ फिर आपको इसके बारे इस पॉइंट के बारे में बताता हूँ। इस पॉइंट में बेसिकली आपसे क्या करा, सपोज है कोई क्रेडिटर है, ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये उसके देने थे, क्रेडिटर ए है हमारा जिससे हमने कोई सामान परचेज किया होगा, उसके 10,000 रुपये देने थे। पर हुआ कुछ ऐसा कि जो 10,000 रुपये उसके देने थे क्रेडिटर के, हम 10,000 रुपये अभी तक हमने दिए ही नहीं है, हमारी बैलेंस शीट में शो हो रहा है, और ये 1995 की बात है और अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1995 की बात है और अभी 2021 चल रहा है, तो इतने सालों तक हमने पे नहीं करे हैं, तो ऑडिटर की ड्यूटी रहेगी क्या एक्चुअल में पे नहीं हुए हैं, या फिर जो एजेंट वगैरह होते हैं बीच में, सपोज हमने किसी अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई पेमेंट कर देना 1995 में, और उसने पेमेंट ना करके जेब में डाल ली, उसने सोचा क्रेडिटर तो भूल गया होगा, मिस्टर ए भूल गया होगा, तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो वही अब ऑडिटर की ड्यूटी रहेगी कि उसे चेक करना कि क्या सच में पेमेंट हुई है, या फिर जो पेमेंट थी उसका मिसयूज हो गया, मिस अप्रोप्रिएट हो गई, पेमेंट हुई ही नहीं है, या किसी और को पेमेंट हो गई है, ये सब भी चेक करना ड्यूटी होती है ऑडिटर की। ठीक है, तो हमने क्रेडिटर्स को देख लिया कैसे वेरिफिकेशन होगी क्रेडिटर्स की, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के सिलेबस का, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, मीन्स ये कोर्स, इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे, 2 वीडियो में पूरा 2 से 3 वीडियो में पूरी ऑडिटिंग फिनिश हो जाएगी। अब लोन पढ़ते हैं, लोन के बारे में। ठीक है, लोन बेसिकली क्या होता है, जो हमने लिया हुआ था हमें ये इस पे भी इंटरेस्ट देना होता है, ये जैसे डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन ही है, बस ये नाम अलग अलग मान लीजिए, वो थोड़ा अलग फॉर्म में होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग फॉर्म में है। ठीक है, लोन आपको बेसिकली पता ही होगा, इसकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब लोन के बारे में पढ़ते हैं। लोन में क्या है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द लोन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू ascertain द टर्म लोन अमाउंट, ठीक है, लोन पीरियड एंड द नेचर ऑफ लोन। अब क्या, अगर आप किसी भी लोन की वेरिफिकेशन करनी है, मतलब लोन देखना है उस भाई लोन कितने पीरियड का है, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब चेक करने के लिए जब लोन लिया जाता है तो लोन एग्रीमेंट होता है। ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्ट लोन एग्रीमेंट चेक करेगा, तो उसमें भाई ये लिखा होगा कि कितने अमाउंट का लोन लिया है, लोन टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, लोन का नेचर क्या है, मतलब ये जो है लोन का नेचर जो रहेगा आपका वैसे साधारण ब्याज पे है, मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, साधारण ब्याज, मतलब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर कंपाउंडेड है, कंपाउंडेड को चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये नेचर ऑफ लोन भी पता चल जाएगा भाई सिंपल इंटरेस्ट पे है या फिर कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे है। इन केस अगर कोई ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट भी लोन होता है। मैं सपोज आपके बैंक है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको बता दूं, आपका बैंक है, बैंक में आपके 5,000 रुपये पड़े हैं, बट आपको जरूर 10,000 की है, तो आपका बैंक एक सुविधा देता है कि आप 10,000 रुपये निकाल लीजिए, 5,000 रुपये बाद में पे कर देना। तो 5,000 रुपये जो माइनस में आपका चला जाता है, ये एक तरह से लोन ही है क्योंकि आपको बैंक को पे तो करना ही है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उस केस में क्या हम सीधी पासबुक चेक कर लेंगे या बैंक एग्रीमेंट चेक कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा भाई कितने का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, या फिर बैंक से सर्टिफिकेट मंगा लेंगे। तो ये सारी चीजें भी हमें मीन्स हमें इन द सेंस ऑडिटर को चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है उसमें यही लिखा है कि
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी का के बारे में बता देता हूँ, या फिर आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस ले लेते हैं। सपोज आपको क्या है, आपका एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना था 10,000 रुपये, बट आपने अभी तक पे नहीं करा है। पे हो जाना चाहिए था, आपकी डेट थी 12 तारीख, 12 मार्च, ठीक है, और आपका ये जो अभी चल रहा है जून का महीना चल रहा है, तो अब पे हो जाना चाहिए था, अभी तक पे नहीं हुआ है। तो हमारे लिए ये जो एक्सपेंस है 10,000 रुपये, ये एक्सपेंस ना होकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो पे हो जाना चाहिए था, अभी तक पे नहीं हुआ। सेम सैलरी का ले लेते हैं, सैलरी थी, हमें इंप्लॉयज को सैलरी देनी थी 1,00,000 रुपये, बट अभी तक हमने उसकी जो सैलरी है वो दी नहीं है, ठीक है, तो दी नहीं है तो ये हमारे लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, एक कर्जा हो जाएगा जो हमें पे करना है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसके लिए क्या क्या हम क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, कैसे इसका वेरिफिकेशन होगा ये देखते हैं। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ये क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। सपोज, ठीक है, सपोज आपको सैलरी अकाउंट की बात करते हैं कि भाई सैलरी पे कर देनी चाहिए थी, सैलरी पे नहीं हुआ भाई, तो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सैलरी जिसने पे नहीं करी है, तो हम डायरेक्ट उसी से बात करेंगे कि भाई आपकी आप सैलरी पे हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है, क्या रीजन है, क्या कैश की शॉर्टेज हो गई है, या अमाउंट नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ, ये जो भी रीजन होगा वो बता देगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है यही पढ़ लेते हैं, ठीक है, बस इसमें यही लिखा है, उसमें बस रीजन पूछ लेगा जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। द ऑडिटर कैन वेरीफाई दीज एक्सपेंसेस विच यूजुअली इनकर्ड आउटस्टैंडिंग। अभी बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है, लेजर एक्सपेंस रेट आउटस्टैंडिंग हो जाता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, ऑडिट फी जो ऑडिटर फी पे ऑडिटर कर रहा है, ठीक है, जो ऑडिटर है ऑडिट करने की फीस भी तो लेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिट फी भी क्या हो सकती है, आउटस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि फी पे हो जानी चाहिए थी, अभी तक फी पे नहीं हुई है, ठीक है। ये हमने देख लिया। रिजर्व एंड फंड, ये देख लेते हैं रिजर्व एंड फंड क्या होता है, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका जो वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज है इसका, ठीक है। मैं रिजर्व एंड फंड बताता हूँ, पहले आपको रिजर्व की मीनिंग बताता हूँ। रिजर्व क्या होता है, सपोज एक हमारी कंपनी है, कंपनी को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है इससे, 5 लाख के प्रॉफिट में हमने डिविडेंड भी बांट दिया, डिविडेंड बांट दिया है, जो हमें कमीशन वगैरह पे करनी होगी कमीशन पे कर दिया है, ये सारी चीज़ें पे करने के बाद भी हमारे पास जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो बचा हुआ है 1,00,000 रुपये। अभी कंपनी 1,00,000 रुपए या तो दोबारा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है, या डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट ना करके फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जो स्पेसिफिक नहीं होता भाई किस चीज के लिए, ठीक है, या हमारे पास जनरल रिजर्व के तौर पर रख दे, ठीक है। रिजर्व पे क्या है, क्या भाई 1,00,000 रुपए रिजर्व पड़ा रहेगा, इनकेस कोई भी इमरजेंसी होती है, कंपनी को कोई ग्रोथ करनी पड़े, कोई मशीनरी प्लांट लगाना पड़े, तो वो जो रिजर्व का पैसा है ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। कोई जब कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता कि भाई किस लिए ये पैसा यूज होना है, तो वो जनरल रिजर्व होता है, ठीक है। अब फंड क्या होता है, जब हमें पता होता है कि एक लाइबिलिटी है हमें पे करनी है, तो उसके लिए हम पहले क्या है, फंड बनाते रहते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है कि भाई आपने पीएफ वगैरह सुना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें क्या होता है, हम एम्प्लॉय के सैलरी का कुछ हिस्सा काटते हैं, सपोज 500 रुपये काटते हैं, तो हम कुछ पार्ट हमें भी पे करना होता है, 500 रुपये काट रहे तो 300 रुपये हमें पे करना होगा, 200 रुपये गवर्नमेंट को देना होगा, तो 1,000 रुपये क्या है, एम्प्लॉय को रिटर्न मिलता है, या 1,000 के आसपास मिलता है। तो ये हमें पता है भाई एम्प्लॉय को क्या है, हमें फंड पे करना ही है, ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ अमाउंट पे करना है, सर्टेन अमाउंट, जब वो जॉब छोड़ के जाएगा या फिर उसकी नीड के अकॉर्डिंग जब वो निकालना चाहेगा। तो इस केस में क्या है, हम एक फंड बना देते हैं, ये हमारे प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, प्रॉफिट के पार्ट से धीरे धीरे एक एक्यूमुलेट होता रहता है, एक फंड इकट्ठा होता रहता है कि इन केस कोई इमरजेंसी होती है या फिर हमें एक साथ अमाउंट पे करना पड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अकॉर्डिंग, तो बर्डन ना आए कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर, कोई बर्डन ना आए, इसलिए ये फंड या जनरल रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है, बर्डन को अवॉइड करने के लिए। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन एंड वेरीफाई वेदर द डिसीजन ऑफ क्रिएट रिजर्व फंड इज detected by need and circumstances of the business and relevant legal, ठीक है, सॉरी लीगल प्रोविजन एंड चेक relevant entries in the book of account, check in the entries passed in the purpose of profit and loss। ओके, अब मैं बता देता हूँ बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है आपसे कि ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि जिसके लिए हम जनरल रिजर्व या फंड क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसकी जो नीड है वो डिटेक्टेड है, या सर्कमस्टांसेस ऑफ बिजनेस है, क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, ऐसी नौबत आ चुकी है कि हमें ये रिजर्व बनाना मैंडेटरी ही है, ठीक है। तो और उसके लिए रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस हुए, लाइक मैंने बताया ईपीएफ, ईपीएफ का अगर फंड अगर आप क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, तो लीगल प्रोविजन होनी चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज होना चाहिए आप, ठीक है, तभी आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट मीन्स गवर्नमेंट भी देती है एम्प्लॉय को। तो ये सारी चीजें चेक करनी होगी, एंट्री चेक करनी होगी बुक में, तो यही सब आपको मीन्स ऑडिटर को चेक करना होगा रिजर्व एंड फंड वेरीफाई करने के लिए।
ठीक है, तो हमने आज की क्लास में ये भी फिनिश कर लिया है, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, हमने वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स कर लिया, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज कर लिया, तो ये सारी सारी चीजें हमारी फिनिश हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ड्यूटीज वाला चैप्टर करते हैं, राइट ड्यूटीज ऑफ एडिटर। ठीक है, जिससे कि आपको, और कंपनी वाला एक चैप्टर है वो भी हमें करना है। तो हो ये जो क्लासेस है, जब 2 से 3 क्लासेस में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे आपका ऑडिट की क्लास, फिर इनकम टैक्स की क्लास लाते हैं। और इसके बाद जैसे ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम एमसीक्यू क्लासेस भी लाते रहेंगे, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम बताएंगे। तो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।